प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में विद्युत वाले अध्याय में लेकर आए एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम ओम के नियम का विस्तार से अध्ययन देखेंगे और ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में प्रतिरोध की निर्भरता का अध्ययन करेंगे। तो ओम का नियम देखें कि जो ओम का नियम है वो जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया, सबसे पहले दिया था और इसी के सम्मान में इसका नाम ओम का नियम पड़ा। उन्होंने बताया, जॉर्ज साइमन ओम उन्होंने बताया कि जो चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न जो विभवांतर है और चालक में जो प्रभावित धारा होती है, इनके बीच में संबंधों को व्यक्त करने के लिए एक नियम दिया गया और इसी नियम को ओम का नियम कहते हैं। तो इसे हम एक आरेख से भी समझते हैं। तो देखो, जैसे एक चालक तार है। अब ये एक चालक तार है, तो चालक तार की क्या होती है, लंबाई होती है। लंबाई ये हो गई एल, इसे हम एल से दर्शाते हैं। और इस चालक तार की जो मोटाई होती है, जिसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, तो हम इसे ए से दर्शाते हैं। अब आगे देखो, अब यदि हम इस चालक तार को एक कुंजी और सेल के द्वारा जोड़े तो देखो, तो इसे कुंजी और सेल के द्वारा जोड़ दो। यहाँ क्या लगा दो, कुंजी लगा दो और आगे क्या लगा दो, एक सेल लगा दो। सेल को बड़ी लाइन और छोटी लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, अब इसमें हमें जैसे ही सेल लगाते हैं तो इसमें क्या प्रभावित होती है, धारा प्रभावित होती है। और धारा प्रभावित होती है तो धारा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। और धारा प्रभावित होने के कारण इसके चालक के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, अब यदि हम देखें तो ये चालक तार है, तो इस चालक तार की भौतिक अवस्था होती है, रासायनिक अवस्था होती है। यदि हम भौतिक अवस्था को देखें, भौतिक अवस्था जो बाहरी जो अवस्था होती है उसे भौतिक अवस्था कहते हैं। अर्थात वो बाहर से किस प्रकार दिखाई देता है उसे ही भौतिक अवस्था कहते हैं। तो इस चालक तार की भौतिक अवस्था क्या हो गई, एक तो लंबाई जिसे हम एल से दर्शाते हैं, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम मोटाई भी कहते हैं, तो मोटाई को हम ए से दर्शाते हैं। आगे देखो, अब हम इसमें ताप वो भी बाहर से देते हैं तो इसे टी से दर्शाते हैं और दाब भी बाहर से दिया जाता है तो पी से दर्शाते हैं। तो यदि ये जो लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ताप और दाब ये सब स्तर रहे, अर्थात ये नियत रहे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्या न हो, बदलाव न हो, तो जो चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर है, हमेशा जो विभवांतर है वो चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न होता है। और जो चालक में प्रभावित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखो, अब इसमें एक बात ध्यान रखने की बात है कि जो विभवांतर हमेशा चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न होगा और धारा है वो चालक तार में प्रभावित होगी। अब देखो, अब ये क्या होता है, V समानुपाती क्या हो गया, I। अब ये समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो वह देखो, V समानुपाती के चिन्ह को हटाकर बराबर में बदल दो तो यह स्थिरांक क्या आ जाएगा, R I। अब देखो, अब R एक नियतांक है या स्थिरांक है, अर्थात इसका मान कभी भी नहीं बदलता और इसे हमें चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, R को क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो, अब यदि हम प्रतिरोध के बारे में आगे देखें तो देखो, अब यदि हम इस नियम को वापस देखें तो देखो कि किसी चालक तार है, कोई क्या है, चालक तार है। अब इस चालक तार की क्या है, भौतिक अवस्था है। तो भौतिक अवस्था में पहले क्या आ गई, लंबाई। लंबाई को किससे दर्शाते हैं, एल से। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम मोटाई भी कहते हैं, जिसे हम ए से दर्शाते हैं। जैसे ताप को हम टी से दर्शाते हैं और दाब को पी से दर्शाते हैं। आदि सब स्तर हो, अर्थात नियत हो, इसमें किसी प्रकार का बदलाव न हो। तो जो चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर है जिसे हम V से दर्शाते हैं, वो चालक में प्रभावित धारा जिसे हम I से दर्शाते हैं उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। और यही क्या है, ओम का नियम है। तो देखो, तो V समानुपाती क्या हो गया, I। जब इस समानुपाती का चिन्ह हटकर बराबर आता है तो यहाँ कोई ना कोई स्थिरांक आता है, तो यहाँ आ जाता है R। R क्या है, एक स्थिरांक है या नियतांक है, इसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो, अब यदि हम प्रतिरोध का सूत्र देखें, अर्थात प्रतिरोध का मात्रक देखें, तो सबसे पहले प्रतिरोध के मात्रक के लिए हमें R का मान ज्ञात होना चाहिए। तो हम ये R का या मान यहां से निकालते हैं। तो यह R का मान क्या हो गया, R बराबर V। ऐसे कैसे, ये I गुणा में, तो इधर जाके किस में चल जाती है, भाग में चल जाती है। तो R बराबर क्या हो गया, V बटा I।
अब हम प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं। तो देखो सबसे पहले प्रतिरोध का मात्रक देखें तो अभी हमने देखा था प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर V बटा I। अब देखो V को क्या कहते हैं विभवांतर, I को क्या कहते हैं धारा। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो देखो अब हम देखें कि जो वोल्ट बटा एम्पियर है इसे ही हम ओम कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। और यदि हम ओम को यदि दर्शाएं तो ओम को इस चिन्ह के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, अर्थात ये ओम का क्या होता है चिन्ह होता है, दर्शाया जा सकता है। अब देखो अब यदि हम देखें कि एक ओम की परिभाषा देखें कि एक ओम की परिभाषा किस प्रकार दी जाती है, तो हम जानते हैं कि यदि किसी राशि का यदि हमें सूत्र प्राप्त पता हो तो हम उस राशि के मात्रक की परिभाषा आसानी से दे सकते हैं। तो देखो सबसे पहले प्रतिरोध का सूत्र हमें पता है R बराबर क्या होता है V बटा I। अब देखो अब ऊपर वाली राशि को एक कर दो और नीचे वाली राशि को एक कर दो और उनके साथ मात्रक लिख दो। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। अब आगे देखो अब यदि हम एक में एक का भाग देते हैं तो एक में एक का भाग दो क्या आता है एक, और वोल्ट बटा एम्पियर हम जानते हैं क्या होता है ओम। तो देखो अब हम इसकी परिभाषा देते हैं तो हमेशा परिभाषा हर में से दी जाती है और हर से देकर यानी नीचे से देकर हम ऊपर की तरफ जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखते हैं कि जो धारा होती है वो तो चालक तार में क्या होती है प्रवाहित होती है, और जो विभवांतर है ये विभवांतर चालक तार के जो दो सिरे हैं और दोनों सिरों के बीच में क्या होता है उत्पन्न होता है। अब देखो दो परिभाषा हर से दो अर्थात नीचे से दो कि यदि किसी चालक तार में या चालक तार विद्युत वाले अध्याय में जो चालक तार होता है और उसी में हम प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह लिखना है यदि किसी चालक तार में यदि हम 1 एम्पियर की धारा प्रभावित करते हैं तो उसके सिरों के बीच में यदि 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो इस स्थिति में प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है। अर्थात हम वापस देखो अब यदि किसी चालक तार में यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है, 1 ओम होता है। अब इसके बाद में हम ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन देखते हैं। तो देखो अब हम ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन को एक आरेख से समझते हैं। तो देखो तो सबसे पहले इस आरेख में क्या लगा दो सेल लगा दो, सेल को एक बड़ी लाइन और छोटी लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। अब इस आरेख में क्या लगा दो कुंजी लगा दो, कुंजी को हम कैसे दर्शाते हैं। अब देखो अब इस आरेख में श्रेणी क्रम में एमीटर लगा दो। अब जो एमीटर होता है एमीटर धारा को मापने में काम में आता है और यहाँ एक हम प्रतिरोध तार लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया प्रतिरोध तार। अब देखो अब ये प्रतिरोध तार है, इस प्रतिरोध तार के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा दो क्योंकि जो वोल्ट मीटर है ये समांतर क्रम में लगता है और ये चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको मापता है। तो अब सेल में से क्या प्रभावित होती है धारा प्रभावित होती है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब हमेशा धारा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रभावित होती है तो प्रभावित कर दो। तो यहाँ से क्या जाएगी आई, तो यहाँ भी धनात्मक आ जाएगा और यहाँ भी ऋणात्मक और यहाँ भी धनात्मक और यहाँ भी ऋणात्मक है। और इस प्रकार धारा इस परिपथ में क्या होती है प्रभावित होती है। तो देखो कि सबसे पहले हम इस परिपथ में धारा को प्रभावित करते हैं। अब इस परिपथ में धारा का मान हम एमीटर से मापते हैं। धारा को किससे मापते हैं एमीटर से, जो परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा होता है। और जो चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है इस विभवांतर का मान हम वोल्ट मीटर से मापते हैं और ये परिपथ के समांतर क्रम में लगा होता है। अब देखो अब हम इसमें अलग अलग मान की धारा प्रभावित करते हैं।
और अलग अलग मान की धारा को प्रभावित करने के बाद में उसका मान हम एमीटर से मापते हैं, और अलग अलग मान के कारण जो अलग अलग मान का विभवांतर उत्पन्न होता है उस अलग अलग मान के विभवांतर को भी हम वोल्टमीटर से मापते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ता है। अर्थात यदि हम धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचे तो देखो कि जैसे जैसे यहाँ पर लिख दो विभवांतर जिसे V से दर्शाते हैं, और यहाँ लिख दो धारा जिसे हम I से दर्शाते हैं, कि जैसे जैसे विभवांतर का मान हम बढ़ाते हैं धारा का मान भी बढ़ता है, जिससे V और I के बीच में एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। और ये सीधी रेखा ये बताती है कि चालक के सिरों के बीच में जो उत्पन्न जो विभवांतर है वो प्रभावित धारा के समानुपाती होता है, और यही ओम का नियम है। यही क्या है? ओम का नियम है। इस प्रकार हम ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। अब यदि हम प्रतिरोध की निर्भरता देखें कि प्रतिरोध है वो किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तो देखो प्रतिरोध की निर्भरता देखते हैं कि प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले यदि हम प्रतिरोध को देखें कि प्रतिरोध कहते किसे हैं, तो देखो कि जो धारा होती है, धारा बोल दो या आवेश बोल दो या इलेक्ट्रॉन बोल दो, अर्थात धारा, आवेश या इलेक्ट्रॉन, और इन धारा के प्रवाह में या आवेश के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है, इसी रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब ये रुकावट हमेशा इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात यदि प्रतिरोध न हो तो धारा में कोई रुकावट नहीं होगी, तो धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है इसी रुकावट को हमें प्रतिरोध कहते हैं। रुकावट। अब सुनो, अब एक तार ऐसा है जिसका यदि प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो उसे हमें हीन चालक कहते हैं। देखो तो हीन चालक किसे कहते हैं कि समान साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध दर्शाता है, अर्थात जिसका बहुत अधिक प्रतिरोध होता है, जिसमें से धारा बहुत कम रूप से बहती है, उसे हम हीन चालक कहते हैं। तो अब देखो, अब हम प्रतिरोध की निर्भरता देखें कि सबसे पहले प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई L पर निर्भर करता है। इसके बाद में जो प्रतिरोध तार है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है। तीसरा जो प्रतिरोध तार है वो प्रतिरोध क्या करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि जो किसी चालक तार का प्रतिरोध है वो लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है उसको देखते हैं। तो देखो, अब हम देखें कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है जिसे हम R से दर्शाते हैं वह चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तो R समानुपाती क्या हो गया, L। अब देखो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। यदि हम R और L के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब देखो, अब यदि दूसरा देखें कि यदि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जिसे हम मोटाई भी कहते हैं और इसे A से दर्शाते हैं, ये इस पर किस प्रकार निर्भर करता है तो उसको देखते हैं। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अर्थात उल्टे के बराबर होता है। तो R व्युत्क्रमानुपाती क्या गया, 1/A। तो इसको समीकरण नंबर क्या दे दो, 2 दे दो। अब हम समीकरण 1 व 2 को लेकर इसे हल करते हैं। तो देखो कि समीकरण 1 व 2 को मिला दो, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो बाईं तरफ R और R है तो ये दोनों समान है, तो सबसे पहले R लिख दो। अब ये चिन्ह है तो ये चिन्ह लगा दो। अब मिला के लिखो, ऊपर तो क्या है L लिख दो, और नीचे क्या है A, तो A लिख दो। तो ये हो गया। अब इसमें ये क्या है, जब ये चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है तो हटा दो और इसे बराबर में बदल दो। तो R बराबर स्थिरांक क्या आ गया, रो L/A। यहाँ हम के का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि रो को देखें तो रो एक स्थिरांक या नियतांक होता है। जो रो है वो क्या है, स्थिरांक या नियतांक होता है। यदि हम इसके नाम देखें तो रो को एक तो विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। एक इसका नाम देखें कि इसे वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता, और कभी कभी इसे केवल प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम होते हैं, एक तो विशिष्ट प्रतिरोध, एक वैद्युत प्रतिरोधकता, और तीसरा नाम हो गया प्रतिरोधकता। अब यदि हम प्रतिरोधकता का मात्रक देखें तो देखो, अर्थात रो का मात्रक ज्ञात करते हैं। तो देखो सबसे पहले रो का मात्रक अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो सबसे पहले सूत्र देखो,
अभी हमने देखा था कि इसमें सूत्र आता है वो क्या आता है, आर बराबर रो एल बटा ए। अब इस उत्तर से रो का मान निकालो, तो रो का मान निकालते हैं तो सबसे पहले इसको तिरछा गुणा कर दो, तो तिरछा गुणा करने के बाद में क्या आता है, ये इससे तिरछा गुणा हो जाता है तो क्या आता है आर ए बटा रो एल। अब देखो, अब यदि रो का मान ज्ञात करना है तो रो को एक तरफ रख लो और बची हुई राशि को दूसरी तरफ लिया जाओ, तो रो बराबर देखो यहाँ पे क्या है आर ए। अब ये एल गुणा में है तो इधर जाके किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो भाग में कर दो, तो ये हो गया रो का सूत्र है। अब इसके द्वारा हम मात्रक निकालते हैं। तो सबसे पहले आर को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ओम लिख दो। इसके बाद में ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अर्थात जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई को 2 बार गुणा करने से प्राप्त होता है। और यदि हम देखें कि एक बार लंबाई का मात्रक मीटर होता है और यदि हम क्षेत्रफल को देखें तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको लिख दो, अब मीटर से मीटर काट देते हैं तो जो रो का जो मात्रक होता है वो आता है ओम गुणा मीटर है, ओम गुणा मीटर। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम गुणा मीटर है। अब हम रो की परिभाषा अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देखते हैं। तो रो की परिभाषा देखो, और हम जानते हैं कि यदि किसी राशि का हमें सूत्र ज्ञात हो तो उसकी परिभाषा हम आसानी से दे सकते हैं। तो रो का सूत्र क्या होता है उसको लिखते हैं। तो रो का सूत्र होगा रो बराबर क्या आता है आर ए बटा एल। अब देखो, अब इसकी परिभाषा देने के लिए नीचे वाले को एक कर दो, ऊपर वाले को एक कर दो। अर्थात देखो इसे हमें एक आरेख द्वारा समझते हैं। जैसे ये कोई चालक तार है, अब इस चालक तार इस तार में ये तो क्या होगा इसकी लंबाई जिसे हम एल से दर्शाते हैं, और ये क्या होगा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम मोटाई भी कहते हैं, जिसे ए से दर्शाते हैं। अब यदि हम इस नीचे वाले को सबसे पहले एक करते हैं तो एल को क्या कर दो एक, और उसको मात्रक के साथ लिख दो, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर है। और एक को भी क्या कर दो एक कर दो और उसको मात्रक के साथ लिख दो, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर का स्क्वायर। अब देखो, अब यदि जैसे लंबाई को एक कर दिए और क्षेत्रफल को क्या कर दिए एक कर दिए, तो इस उत्तर में लिख देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। सुनो, सबसे पहले रो आर ए की जगह क्या हो गया एक, और एल की जगह भी एक रख दिए तो क्या प्राप्त हो गया रो बराबर आर। देखो अब हमेशा परिभाषा हम हर से अर्थात नीचे से देते हैं। तो हमने लंबाई को क्या कर दिया एक कर दिया और क्षेत्रफल को भी क्या कर दिया एक कर दिया, तो यहाँ 1 मीटर लिख दो, या हम एक को इकाई भी लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं इकाई भी लिख सकते हैं। तो देखो अब किस प्रकार परिभाषा देंगे कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को ही हमें विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वापस देखो कि हमने लंबाई को भी एक कर दिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या कर दिया एक कर दिया, तो इन दोनों को एक करने के बाद में रो बराबर क्या प्राप्त हो गया आर प्राप्त हो गया। अब परिभाषा दो कि किसी चालक तार में इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को ही हमें विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। अब हम देखें कि अभी हमने देख लिया कि सबसे पहले जो प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होता है समानुपाती होता है, और जो किसी चालक तार का प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है। अब यदि हम आगे देखें कि जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर किस प्रकार निर्भर करता है उसको देखते हैं। तो देखो, अब हम चालक तार का प्रतिरोध किस प्रकार पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है उसको देखने के लिए सबसे पहले हम 2 तार लेते हैं। जैसे एक पहला तार तो ये हो गया और दूसरा तार ये हो गया। अब ये जो दोनों तार होते हैं ये समान तो लंबाई के होते हैं और इनका जो अनुप्रस्थ काट होता है वो समान होता है, अर्थात इनकी लंबाई भी क्या होती है दोनों तारों की समान होती है, और जो इनकी मोटाई है मोटाई भी इन दोनों तारों की क्या होती है समान होती है। तो इन दोनों तारों की लंबाई और अनुप्रस्थ काट समान होनी चाहिए। इसमें एक तार तो हमें तांबे का लेते हैं और दूसरा तार हमें लोहे का लेते हैं, और इन दोनों तारों को यदि हम विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो विद्युत परिपथ में जोड़ने पर हम देखते हैं कि तांबे के तार में आसानी से विद्युत धारा प्रभावित होती है, आसानी से विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो इसका कारण यह है कि जो तांबे के तार का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध होता है धारा के प्रवाह में जो रुकावट है वो
लोहे के तार के प्रतिरोध से कम होता है, अर्थात तांबे का प्रतिरोध तो कम होता है, और जो लोहे के तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिसके कारण तांबे के तार में धारा आसानी से प्रभावित होती है। इस प्रकार जो प्रतिरोध R है वो अलग अलग पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यदि हम आगे देखें कि जो चालक तार का जो प्रतिरोध है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, उसको देखते हैं। तो देखो कि किस प्रकार प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम धातुओं के बारे में देखें कि जो कुछ धातुएं होती हैं, जैसे धातुएं में आप ले लो, जैसे सोना ले लो, आप ले लो चांदी, आप ले लो कॉपर, और जो एल्यूमिनियम जैसी जो धातु है उनको यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर उनके लिए प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अर्थात धारा में रुकावट क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो धातुओं में तो क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता जाता है। अब यदि हम मिश्र धातु देखें कि यदि मिश्र धातु के लिए ताप पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, तो यदि हम मिश्र धातु देखें, जैसे मिश्र धातु का उदाहरण देखें जैसे मैग्नीज, और हम देखें जैसे कॉन्स्टेटम है, नाइक्रोम है, और इन जैसी धातुओं का यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर इनका जो प्रतिरोध होता है उसमें अल्प परिवर्तन होता है, अर्थात थोड़ा बहुत क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। अर्थात धारा में जो रुकावट होती है वो थोड़ी बहुत क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो मिश्र धातुओं पर ताप का प्रभाव बहुत कम होता है। इस प्रकार यदि हम अर्धचालक देखें, अर्धचालक और अर्धचालक का हम उदाहरण देखें कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन और क्या है, जर्मेनियम है, यदि इन जैसी धातुओं का यदि हम ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है, अर्धचालकों का क्या होता है, प्रतिरोध होता है, अर्थात धारा में जो रुकावट होती है वो कम होती जाती है। इस प्रकार हम मिश्र धातु और अर्धचालकों को देखते हैं। धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, मिश्र धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में अल्प परिवर्तन होता है, और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है वो कम होता जाता है, अर्थात रुकावट क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार आज हम ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन है और उसके प्रतिरोध पर जो निर्भरता है उसका विस्तार से अध्ययन किया है। आशा